कहानी की शुरुआत में हम कीबोर्ड की खटाखट और ऑफिस की भागदौड़ के बीच लिंडा नाम की लड़की को देखते हैं। लिंडा उन लोगों में से है जो काम को ही अपनी दुनिया मानती है, बेहद मेहनती और फोकस। वहीं उसका एक साथी एम्प्लॉय है डोनोवन, जो लिंडा के काम से काफी इंप्रेस है, पर उसकी नीयत में थोड़ी चालाकी है। वो लिंडा को बातों में फंसाकर उसकी फाइल ले लेता है ताकि प्रेजेंटेशन वो खुद दे सके। वो लिंडा को यकीन दिलाता है कि चूंकि फाइल पर लिंडा का नाम लिखा है तो क्रेडिट उसे ही मिलेगा, इसलिए उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लिंडा अपनी एक साथ काम करने वाली सहेली से कहती है कि वो शॉर्टकट में यकीन नहीं रखती, उसे बस मेहनत करके एक एक सीढ़ी चढ़ना है और धीरे धीरे अपने दम पर प्रमोशन पाना है। इसी बीच एक और एम्प्लॉय उनके पास आता है और खुशखबरी देता है कि कंपनी ने पूरी टीम के लिए एक कॉर्पोरेट ट्रिप प्लान की है। ट्रिप की बात सुनकर वे बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। लिंडा भी खुश है, उसे लग रहा है कि अब डोनोवन उसकी फाइल प्रेजेंट करेगा तो बॉस को उसका काम पसंद आएगा और शायद उसका प्रमोशन पक्का हो जाएगा। इसके बाद हम लिंडा को उसके घर पर देखते हैं और पता चलता है कि वो कितनी सेल्फ डिपेंडेंट है। वो अपनी जिंदगी के सारे काम खुद संभालती है, किसी पर निर्भर नहीं है और बहुत ही सलीके से अपनी लाइफ जीती है। वो अपने पैरों पर खड़ी एक मजबूत लड़की है। अगला दिन होता है और ऑफिस में कंपनी का बॉस ब्रैडली पहुंचता है। ऑफिस में किसी बात को लेकर जश्न मनाया जा रहा था। लिंडा को लगता है कि यही सही मौका है बॉस के सामने अपनी पहचान बनाने का। वो ब्रैडली को रोकती है और उसे एक पुराने इवेंट की याद दिलाती है जहां वे पहले मिल चुके थे। वो काफी कॉन्फिडेंस के साथ अपने बारे में और अपने काम के बारे में बताती है, पर ब्रैडली का ध्यान उसकी बातों से ज्यादा उसके होठ के पास लगे खाने पर था। दरअसल बाहर से देखने पर ब्रैडली दुनिया का सबसे सभ्य, केयरिंग और परफेक्ट बॉस नजर आता है। वो सबके सामने ऐसा व्यवहार करता है जैसे उसे अपने हर एम्प्लॉय की बहुत चिंता हो, लेकिन असलियत में वो बहुत ही मतलबी और घमंडी इंसान है। उसके लिए कंपनी का मुनाफा और उसका अपना ईगो सबसे ऊपर है। ऑफिस रूम के अंदर ब्रॉडली का ध्यान अपने हाथ पर लगे खाने के टुकड़े पर पड़ता है और अपनी सेक्रेटरी से उसे सूंघने को कहता है। जैसे ही पता चलता है कि वो टूना फिश है, ब्रॉडली का ईगो हर्ट हो जाता है। उसे समझ आया कि ये लिंडा की है। गुस्से और चिढ़ में आकर वो एक झटके में फैसला लेता है कि लिंडा की जगह डोनोवन को वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। जब सेक्रेटरी उसे याद दिलाता है कि उसके पिता, जो कंपनी के असली मालिक है, उन्होंने लिंडा की मेहनत और काबिलियत को देखते हुए उससे वादा किया था, तो ब्रॉडली उसकी बात काट देता है। उसके लिए लिंडा की काबिलियत से ज्यादा उसकी खुद की पसंद मायने रखती है। इधर बाहर से लिंडा देखती है कि ब्रॉडली और डोनोवन एक साथ ठहाके मार रहे हैं। वो अपनी साथी से पूछती है कि मामला क्या है, तो उसे पता चलता है कि डोनोवन बॉस का पुराना दोस्त है और उससे भी बड़ी खबर ये कि उसे वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया है। लिंडा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस कुर्सी के लिए उसने इतनी मेहनती की, वो एक दोस्त को खैरात में दे दी गई। वो सीधे बॉस के कैबिन में घुसती है और सवाल करती है कि उसके साथ ऐसा अन्याय क्यों हुआ। उसने 6 साल खून पसीना एक किया, जबकि डोनोवन मैं 6 महीने पहले कंपनी में आया, फिर भी उसे वाइस प्रेसिडेंट क्यों बनाया। ब्रॉडली उसे चुप कराने के लिए बड़ी चालाकी से तर्क देता है। देखो लिंडा, तुम मेहनती हो, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए सिर्फ काम नहीं बल्कि पीपल पर्सन होना जरूरी है। प्रेशर हैंडल करना, लोगों से घुलना मिलना और डील्स क्रैक करना, ये डोनोवन बेहतर कर सकता है। वो लिंडा के आत्मविश्वास को तोड़ने के लिए उसमें छोटी मोटी कमियां गिनाने लगता है। इसी बीच वहां जूरी नाम की एक लड़की आती है, जिसे ब्रॉडली अपनी फियांसे बताता है। जाने से पहले ब्रॉडली लिंडा को नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ता। वो इंडायरेक्टली उसे ताना मारता है कि ऑफिस में खाने पीने का सलीका रखना चाहिए और डेस्क पर गंदगी नहीं छोड़नी चाहिए। लिंडा अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। उसने प्रमोशन के लिए इतनी मेहनत की, लेकिन फिर भी उसको दरकिनार कर दिया गया। वो अपनी गाड़ी में जाकर खुद को आईने में देखती है और सोचती है कि वो अपनी लाइफ में हर चीज परफेक्ट करती है, फिर भी लोग उसे गंभीरता से क्यों नहीं लेते। लेकिन कुछ देर की मायूसी के बाद वो खुद को संभालती है। उसे पता है कि उसे कमजोर नहीं पड़ना है, उसे अपनी मेहनत और कामयाबी से ही जवाब देना है। अगले दिन लिंडा एयरपोर्ट पहुंचती है। आज पूरी टीम को बैंकॉक के लिए रवाना होना है। जैसे ही प्लेन उड़ान भरता है, बिजनेस ट्रिप का जश्न शुरू हो जाता है। ब्रैडली और उसके साथी गप्पे मार रहे थे, लेकिन लिंडा वहां भी अपनी डेस्क वाली आदत नहीं छोड़ पाई। वो प्लेन के शोर के बीच भी ऑफिस का जरूरी काम निपटाने में लगी थी। इसी दौरान डोनोवन मजाक में ब्रैडली को लिंडा की कुछ पुरानी वीडियोस दिखाता है। इन वीडियोस में लिंडा अपनी खूबियां गिना रही थी कि कैसे वो मल्टी टैलेंटेड है, सर्वाइवल स्किल जानती है और खेलों से लेकर हर काम में अव्वल है।
वे सब वीडियोस को देख देख कर मजाक उड़ाने लगते हैं। लिंडा ने जब देखा कि उसकी मेहनत और उसके जुनून का इस तरह मजाक बनाया जा रहा है तो उसका सब्र जवाब दे गया। उसने काम बंद किया और अपनी सीट पर रोने लगी। तभी अचानक कुदरत का कहर टूटता है। आसमान में बिजली कड़कती है और देखते ही देखते मौसम इतना भयानक हो जाता है कि प्लेन कागज की तरह डगमगाने लगता है। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। हवा के दबाव के कारण प्लेन की खिड़की ही टूट गई। अंदर की हवा बाहर की ओर इतनी तेजी से भागती है कि कुछ लोग भी बाहर गिर गए। डोनोवन भी बाहर की तरफ खिंचने लगता है। लिंडा अपनी सारी तकलीफ भूलकर उसे बचाने के लिए हाथ बढ़ाती है, लेकिन मौत के खौफ में पागल हुआ डोनोवन लिंडा की गर्दन इतनी जोर से दबोच लेता है कि उसका दम घुटने लगता है। अपनी जान बचाने के लिए लिंडा पास पड़ी एक चम्मच से डोनोवन के हाथ पर वार करती है और डोनोवन पलक झपकते ही खिड़की से बाहर निकलकर प्लेन के घूमते हुए पंखे से जा टकराता है। खून से सना डोनोवन मदद मांगता है, लेकिन लिंडा ने खिड़की बंद कर दी। अब प्लेन सीधा नीचे समुद्र की ओर गिरने लगता है। पानी से टकराते ही प्लेन के परखच्चे उड़ जाते हैं। हर तरफ धुआं और डूबता हुआ मलबा था। लिंडा पानी के अंदर फंस जाती है। फेफड़ों में हवा खत्म हो रही थी और मौत सामने खड़ी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अपनी पूरी ताकत लगाकर वो मलबे से बाहर निकलती है और पानी की सतह पर आकर एक लंबी सांस लेती है। अगली सुबह जब लिंडा की आंखें खुलती हैं तो वह खुद को एक अनजान और वीरान आइलैंड के किनारे पाती है। ये जगह जितनी खूबसूरत है उतनी ही डरावनी भी। चारों तरफ नीला गहरा समंदर, ऊंचे ताड़ के पेड़ और मीलों तक फैली खामोशी। यहाँ इंसान के नाम पर सिर्फ रेत और चट्टानें थीं। तभी लिंडा की नजर पास ही पड़े अपने बॉस ब्रैडली पर पड़ती है। वो जिंदा तो था, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी। उसके पैर में एक गहरा जख्म हो गया था जिससे खून बह रहा था। लिंडा, जिसके पास बचपन से ही बेहतरीन सर्वाइवल स्किल्स थी, बिना एक पल गवाए हरकत में आती है। वो बड़े बड़े पत्तों को काटकर ब्रैडली के ऊपर बिछा देती है ताकि चिलचिलाती धूप से उसका जख्म और खराब ना हो। लिंडा जानती थी कि इस वीरान द्वीप पर सबसे जरूरी चीज पानी है। उसने खाली नारियल के शेल लिए और उन्हें जमीन में एक गड्ढा बनाकर सजा दिए। फिर उनके ऊपर बड़े पत्ते इस तरह लगाए कि अगर बारिश हो तो पानी सीधा उनमें जमा हो जाए। रात होते ही आसमान काला पड़ गया और तेज तूफानी बारिश शुरू हो गई। उन दोनों के लिए वो रात गुजारना किसी नर्क से कम नहीं था। लेकिन अगली सुबह जब सूरज निकला तो लिंडा की मेहनत रंग लाई। नारियल के उन खोलों में ताजा और साफ पानी भर चुका था। लिंडा पहले खुद पानी पीती है और फिर होश में आए ब्रैडली को भी पिलाती है। ब्रैडली लड़खड़ाती आवाज में पूछता है, क्या कोई और बचा है? लिंडा सिर हिलाकर मना कर देती है, नहीं, सिर्फ हम दोनों। ये सुनकर ब्रैडली पूरी तरह टूट जाता है। जो इंसान कल तक हजारों लोगों को कमांड देता था, आज वह कुदरत के सामने एकदम लाचार था। उसने पहली बार लिंडा को दिल से शुक्रिया कहा। लिंडा यही नहीं रुकी, उसने बस की छड़ी और फूस को आपस में रगड़कर और सूखी लकड़ियों की मदद से आग सुलगा ली। उसने समुद्र से मछली पकड़ी और उसे आग पर सेक कर ब्रैडली की तरफ बढ़ाया। वो ब्रैडली, जो हमेशा महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाता था, आज जली हुई मछली का टुकड़ा खा रहा था। उसके चेहरे पर दुख और घृणा का मिला जुला भाव था। जैसे जैसे शाम ढलने लगी, लिंडा किनारे पर जाकर लहरों को देखने लगी। ताज्जुब की बात यह थी कि उसके चेहरे पर न कोई डर था न कोई उदासी। इसके उलट वह थोड़ी खुश और शांत नजर आ रही थी। दुनिया के तानों से दूर, ऑफिस की उस जहरीली पॉलिटिक्स और रोज की बेइज्जती से दूर, लिंडा को इस वीरान द्वीप पर एक अजीब सी शांति मिल रही थी। यहाँ कोई उसे नीचा दिखाने वाला नहीं था, कोई उसका काम चोरी करने वाला डोनोवन नहीं था। तीसरा दिन होता है और लिंडा को किनारे पर एक शंख मिलता है। उसे देखकर वो बहुत खुश होती है और उसे साफ करके खाना बनाने के इंतजाम में जुट जाती है। दूसरी तरफ ब्रैडली अपनी चोट के साथ उदास लेटा हुआ था। वो लिंडा से पूछता है, तुम्हें क्या लगता है हम यहाँ कितने दिन और टिक पाएंगे? बातों बातों में ब्रैडली जोर देता है कि उन्हें यहाँ से निकलने का कोई रास्ता खोजना होगा। वो कहता है कि शायद प्लेन के मलबे में कोई जीपीएस ट्रैकर या सिग्नल भेजने वाला सिस्टम मिल जाए जिससे हम बाहर की दुनिया से संपर्क कर सकें। लेकिन लिंडा का नजरिया अलग था। वो कहती है, यहाँ फिलहाल हमारा काम जिंदा रहना है, सिग्नल ढूंढना मेरी आखिरी चॉइस है। ब्रैडली उसकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं था। उसे डर था कि कहीं वे यहाँ होममेड बनकर ना रह जाएं। उसकी ये बात लिंडा को चुभ जाती है। वो चिढ़कर कहती है, क्या मैंने तुम्हारी जान नहीं बचाई? अगर हम जिंदा ही नहीं बचेंगे तो बाहर जाने का रास्ता कैसे ढूंढेंगे? ब्रैडली को अभी भी जख्म में बहुत दर्द हो रहा था। लिंडा जब उसे सहारा देने के लिए पास आती है तो ब्रैडली उसे झटक देता है और अपने अहंकार में कहता है, मुझसे दूर रहो, अपनी हद मत भूलो, तुम मेरी एम्प्लॉय हो और मैं तुम्हारा बॉस हूं, समझी? ये कड़वी बात सुनकर लिंडा का दिल टूट जाता है और वो गुस्से में वहां से चली जाती है। जिसके बाद ब्रैडली अकेला था। 1 घंटा, 2 घंटे,
3 घंटे, पूरा दिन बीत गया पर लिंडा वापस नहीं आई। न उसके पास खाना था, न पानी का कोई जुगाड़। ऊपर से काली और खौफनाक रात छा गई। ब्रैडली ने जैसे तैसे डर और भूख में वो रात काटी। अगली सुबह जब तेज धूप निकली तो ब्रैडली की हालत बिल्कुल खराब हो चुकी थी। गला सूख चुका था और शरीर में हिलने की ताकत नहीं थी। तभी उम्मीद की एक किरण की तरह लिंडा आती है और ब्रैडली को पानी देती है। ब्रैडली के कुछ बोलने से पहले ही लिंडा उसे उसकी औकात याद दिलाते हुए सीधे कहती है, ब्रैडली, ये तुम्हारा ऑफिस नहीं है, ये असली दुनिया है। यहाँ कोई वर्कर या बॉस नहीं। ब्रैडली उसको देखता है। इस आइलैंड पर हुक्म उसका नहीं बल्कि लिंडा का चलेगा। ब्रैडली कहता कि उसे लगा कि वो उसे छोड़कर चली गई है और वो अकेले मर जाएगा, लेकिन लिंडा का इरादा कुछ और था। उसने बताया कि वो पूरे आइलैंड का मुआयना करने गई थी और उसने वहां एक जंगली सुअर देखा है। लिंडा के लिए वो सुअर सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि कई दिनों का खाना था, जिससे वे तब तक जिंदा रह सकते थे जब तक कोई बोट उन्हें बचाने ना आ जाए। चूंकि ब्रैडली का पैर खराब था और वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, इसलिए लिंडा ने खुद शिकार का जिम्मा उठाया। वो हाथ में एक नुकीली लकड़ी लेकर आइलैंड के उस खौफनाक और घने जंगल के अंदर दाखिल हुई। वो एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रही थी, तभी अचानक झाड़ियों में हलचल हुई और उस जंगली सुअर ने सीधे लिंडा पर हमला कर दिया। सुअर पूरी ताकत से उसकी ओर झपटा, लेकिन लिंडा ने फुर्ती से खुद को बचाया। जब सुअर दोबारा वार करने के लिए पलटा तो लिंडा ने पूरी ताकत से उस पर वार किया। सुअर घायल तो हुआ पर मरा नहीं। वो और भी ज्यादा आक्रामक होकर लिंडा को चीरने के लिए आगे बढ़ा। एक पल के लिए ऐसा लगा कि लिंडा हार जाएगी, लेकिन तभी उसने पूरी जान लगाकर सुअर पर इतने जोरदार और घातक वार किए, वो सीधे ब्रैडली के सामने उस सुअर का सिर फेंकती है, जिससे खून के कुछ छींटे ब्रैडली के चेहरे पर भी जा गिरे। ब्रैडली फटी आंखों से लिंडा को देख रहा था। उसके सामने वही लड़की खड़ी थी जिसे वो ऑफिस में कमजोर समझता था, पर अब इस आइलैंड की असली बॉस वही है। रात के सन्नाटे में आग की लपटों के बीच दोनों ने मिलकर उस जंगली सुअर का मांस खाया। हैरानी की बात यह थी कि इस बार ब्रैडली को वो खाना बहुत पसंद आया। शायद भूख और मजबूरी ने उसके रईसी वाले नखरे खत्म कर दिए थे। अगली सुबह लिंडा जब आइलैंड के और अंदर गहराई में गई तो उसकी आंखों में चमक आ गई। उसे सामने एक कलकल बहता हुआ झरना दिखाई दिया। लिंडा की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि अब उनके पास पीने के लिए पानी का असीमित भंडार था। वो खुशी से झूम उठी, पानी में खेलने लगी, लेकिन तभी उसकी नजर समंदर की तरफ पड़ी और वो मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन वो रुक गई। लिंडा के पास मौका था यहां से बचने का, लेकिन वो चुप रही और बोट को दूर जाते देखती रही। उसके दिमाग में क्या चल रहा था ये कोई नहीं जानता। लिंडा वापस ब्रैडली के पास पहुंची और उसे झरने के बारे में बताया, पर उसने उस बोट का जिक्र तक नहीं किया। ब्रैडली अब बुरी तरह हताश हो चुका था। 2 हफ्तों से इस आइलैंड पर सड़ते हुए उसका सब्र जवाब दे गया था। उसने कहा, हमें यहाँ से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। हम कब तक ऐसे रहेंगे? हमें लकड़ियों का एक राफ्ट बनाना चाहिए। लिंडा ने उसकी बात को मजाक में उड़ाते हुए कहा, ब्रैडली, समंदर की लहरों के सामने तुम्हारा वो राफ्ट 2 मिनट भी नहीं टिक पाएगा। उसने मुस्कुराते हुए आइलैंड की ओर इशारा किया और कहा, देखो ये जगह कितनी खूबसूरत है, मुझे तो यहाँ बहुत सुकून मिल रहा है। ब्रैडली उसकी बात सुनकर चिढ़ गया और नफरत से बोला, खूबसूरत? ये दुनिया की आखिरी जगह होगी जहाँ मैं रहना चाहूंगा। अगर मरने के बाद भी मुझे यहाँ भेजा गया तो मैं वहाँ से भी भाग जाऊंगा। ब्रैडली को अब लिंडा की मौजूदगी खटकने लगी थी। उसने फैसला किया कि वो लिंडा से दूर अपना अलग कैंप बनाएगा। उसने अपने पुराने घमंड में कहा कि वो इतनी बड़ी कंपनी का मालिक है, वो सब कुछ खुद कर सकता है। इस पर लिंडा ने उसे आईना दिखाते हुए कहा कि वो कंपनी उसके बाप की मेहनत से खड़ी हुई है, उसकी खुद की काबिलियत से नहीं। ब्रैडली को लगा था कि कैंप बनाना और शिकार करना आसान होगा, लेकिन हकीकत कुछ और थी। घंटों की मशक्कत के बाद भी वो एक ढंग की छत तक नहीं बना पाया। दूसरी तरफ लिंडा ने अपने लिए एक शानदार शेल्टर तैयार कर लिया था। जब बारिश हुई तो ब्रैडली के पास सिर छिपाने की जगह तक नहीं थी। वो पीने का पानी तक इकट्ठा नहीं कर पा रहा था। अगले दिन जब लिंडा समंदर से ताजा मछलियां पकड़कर लौटी तो उसने देखा कि ब्रैडली ने रेत पर बड़े अक्षरों में हेल्प लिख रखा है। ब्रैडली की हालत अब एक भिखारी जैसी हो चुकी थी। सर्वाइवल स्किल्स के नाम पर उसके पास कुछ नहीं था। भूख से पागल होकर उसने जमीन से एक कीड़ा उठाया और उसे चबाने लगा।
लेकिन जैसे ही उसका कड़वा स्वाद उसकी जबान पर लगा, उसने उसे तुरंत थूक दिया। वो शख्स जो कल तक करोड़ों की डील्स फाइनल करता था, आज वो बुरी तरह टूट चुका था, जबकि लिंडा दूर मजे से जी रही थी। भूख और बेबसी ने आखिरकार ब्रैडली के घमंड को घुटनों पर ला दिया। वो हार मानकर लिंडा के पास पहुंचा, जहां लिंडा ने ढेर सारी ताजा मछलियां और रसीले फल इकट्ठा कर रखे थे। यहां रखा चाकू देखकर ब्रैडली हैरान हो गया। तब लिंडा ने बताया कि वो उसे बीच पर पड़ा मिला। फिर उसने दबे स्वर में लिंडा से माफी मांगी। लिंडा ने अपनी धारदार जुबान से तुरंत ताना मारा, माफी किस बात की ब्रैडली? उस बर्ताव के लिए जो तुमने ऑफिस में किया था, या उस घमंड के लिए जो तुम यहां दिखा रहे थे? ब्रैडली पूरी तरह टूट चुका था। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझसे गलती हो गई लिंडा, मैंने कंपनी में तुम्हें कम समझा, तुम्हारी काबिलियत को नजरअंदाज किया। तुम वाकई बहुत टैलेंटेड और हुनरमंद हो। लिंडा पहले तो उसे इग्नोर करती रही, पर जब उसने देखा कि ब्रैडली भूख से तड़प रहा है और खाने के लिए मिन्नतें कर रहा है, तो उसने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। उसने पूछा कि वो लिंडा के लिए क्या कर सकता है। ब्रैडली ने हर शर्त मानने की हामी भर दी। आखिरकार लिंडा का दिल पसीज गया और उसने उसे साथ खाना खाने की मंजूरी दे दी। इतने दिनों बाद इतना स्वादिष्ट खाना खाकर ब्रैडली की जान में जान आई। अब उन दोनों ने एक टीम बनकर रहने का फैसला किया। लिंडा उसे आइलैंड के और अंदर एक ऊंची पहाड़ी की चोटी पर ले गई। वो रास्ता रूह कपा देने वाला था। एक तरफ गहरी खाई थी, जहां से गिरना यानी सीधे मौत को गले लगाना था। कुछ जगहें तो इतनी सकरी थीं कि वहां से गुजरना नामुमकिन लग रहा था। जब वे दूसरी तरफ पहुंचे तो वहां का नजारा जादुई था। ऊपर से वह नीला समंदर किसी हीरे की तरह चमक रहा था। सूरज की रोशनी लहरों पर गिरकर चारों तरफ एक सुनहरा एहसास फैला रही थी। लिंडा ने वहां झाड़ियों में लगे कुछ बेरीज दिखाए। उसने ब्रैडली को चेतावनी देते हुए कहा, ये बेरीज दिखने में अच्छी हैं, पर बहुत जहरीली हैं, इन्हें हाथ भी मत लगाना। उसने दूर एक एक्स शेप की चट्टान की ओर इशारा किया और बताया कि उस तरफ ऐसी बहुत सारी जहरीली बेरीज है, इसलिए भूल कर भी उस ओर मत जाना। ब्रैडली ने सहम कर हाँ में सिर हिला दिया। वे दोनों अभी उस खूबसूरती को निहार ही रहे थे कि अचानक एक हादसा हो गया। जिस चट्टान पर लिंडा खड़ी थी वह कमजोर होकर टूट गई और लिंडा नीचे गहरी खाई की ओर गिरने लगी। ब्रैडली की चीख निकल गई। लिंडा ने आखिरी पल में चट्टान का एक कोना पकड़ लिया और ब्रैडली ने बिना देर किए लिंडा का हाथ पकड़ा और अपनी पूरी जान लगाकर उसे ऊपर खींच लिया। लिंडा की जान बच गई थी। पहली बार ब्रैडली ने किसी की मदद की थी और लिंडा की आंखों में उसके लिए एक अलग तरह का एहसास दिखा। हादसे और उस पहाड़ी के रोमांच ने जैसे उन दोनों के बीच की दूरी कम कर दी थी। अब वे किसी अजनबी की तरह नहीं, बल्कि एक दूसरे के घुल मिल गए थे। रात के सन्नाटे में बातों का सिलसिला शुरू हुआ, जहां ब्रैडली ने अपने उस बनावटी और खोखले परिवार के बारे में बताया कि कैसे उसके पिता उसके लिए हमेशा एक अजनबी रहे और वह अपनी मां के साए में ही बड़ा हुआ। वहीं लिंडा ने अपनी जिंदगी का वो दर्दनाक पन्ना खोला जिसे वह दुनिया से छिपाती आई थी। उसने बताया कि उसका एक पति था, लेकिन एक कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। वह शराब पीता था और एक रात मामूली कहासुनी के बाद वह गुस्से में गाड़ी लेकर निकला और फिर कभी वापस नहीं लौटा। लिंडा की आंखों में आंसू थे और ब्रैडली चुपचाप उसे देख रहा था। अगली सुबह जब लिंडा जागी तो ब्रैडली वहां नहीं था, लेकिन फिर उसने पाया कि वह समंदर के किनारे नहा रहा था। तभी अचानक मौसम ने करवट ली। देखते ही देखते खौफनाक तूफान और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। एक विशाल पेड़ ब्रैडली के ऊपर गिरने ही वाला था कि लिंडा ने बिजली की फुर्ती से उसे धक्का देकर बचा लिया। यहाँ रहना खतरनाक था, इसलिए वे दोनों भागकर एक गुफा में जा छिपे और उस पूरी रात कुदरत के तांडव से बचे रहे। अगले दिन जब तूफान थमा तो ब्रैडली सुबह सुबह ही काम में जुट गया। उनका पुराना शेल्टर तबाह हो चुका था। उसने लिंडा को बताया कि इसलिए उन्हें नया और मजबूत कैंप बनाने होगा। सब कुछ इतना शांत और सामान्य लग रहा था कि उनके बीच दोनों ने एक साथ मिलकर काम किया और आखिरकार कैंप बनकर तैयार हो गया। ब्रैडली बताता है कि आज रात का खाना वह खुद बनाएगा। रात को लिंडा बहुत प्रभावित हुई कि एक रईस और घमंडी बॉस ने आज उसके लिए खाना बनाया, लेकिन जैसे ही लिंडा ने पहला निवाला खाया उसे स्वाद में अजीब सी कड़वाहट महसूस हुई। ब्रैडली ने खाने में कुछ मिला दिया था। लिंडा की आंखें भारी होने लगी और वह धीरे धीरे बेहोश होने लगी। तभी ब्रैडली ने अपनी वो लकड़ी की राफ्ट निकाली जिसे वो चुपके से कल से बना रहा था। वो इस आइलैंड से तंग आ चुका था और लिंडा को उसी के हाल पर छोड़कर भागना चाहता था। वो चिल्लाया, मैं आजाद हूँ, बाहर में जाओ लिंडा। लेकिन समंदर का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। एक विशाल लहर उठी और ब्रैडली की नाव तिनके की तरफ बिखर गई, जिसके बाद ब्रैडली डूबने लगा। पर ऐन वक्त पर लिंडा होश में आई और अपनी जान दांव पर लगाकर उसे पानी से खींच लाई।
जब वो उसे होश में लाने की कोशिश कर रही थी तो जहरीले खाने की वजह से उसे उल्टी हुई, जो सीधे ब्रैडली के मुंह पर गिरी। अगली सुबह ब्रैडली शर्म से पानी पानी था। उसने अपनी गलती मानी और कहा कि वो बस यहाँ से निकलना चाहता था। लिंडा ने बहुत ही शांत भाव से कहा, कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। उसने ब्रैडली को खाने के लिए एक चीज दी, लेकिन उस खाने में एक ऐसा नशा था जिसने ब्रैडली के पूरे शरीर को सुन्न कर दिया। लिंडा का चेहरा अब पूरी तरह बदल चुका था। वो उसे ताना मारते हुए बोली, तुम बचपन से ही गुलाम रहे हो ब्रैडली। पहले कंपनी के लिए अपने बाप पर निर्भर थे और अब यहां जिंदा रहने के लिए मुझ पर। वो कहती है कि वो मजबूत बोट बनाना जानती है, लेकिन उसे कभी नहीं सिखाएगी। ब्रैडली असहाय होकर उसे देखता रहा। लिंडा माहौल शांत करने के लिए बताती है कि उसने वो नशीली चीज इसलिए दी ताकि वो उसके पैर पर चिपके हुए एक चीज को निकाल सके। वहां चूहा चिपका था जो उसने वो निकाला, लेकिन ब्रैडली को अब भी दर्द हुआ। अब लिंडा ने उसे साफ चेतावनी दी, अगली बार तुम्हारे पैर में ये चूहा नहीं, मेरा चाकू होगा। यहां रहना है तो मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा। अगले दिन ब्रैडली कैंप के कामों में लगा हुआ था, जबकि लिंडा कुछ फल इकट्ठा करने के बहाने आइलैंड के दूसरे छोर पर चली गई। तभी उसकी नजर समंदर की तरफ पड़ी और उसके होश उड़ गए। एक बोट तेजी से आइलैंड की तरफ आ रही थी। लिंडा डर गई कि ऐसे तो ब्रैडली आजाद हो जाएगा। जब बोट किनारे लगी तो उसमें से कोई अजनबी नहीं बल्कि ब्रैडली की फियांसे ज़ुरी बाहर निकली। लिंडा को जिंदा देखकर ज़ुरी की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने भागकर लिंडा को गले लगा लिया और ब्रैडली के बारे में पूछा। लिंडा ने बहुत ही सधे हुए अंदाज में झूठ बोला कि ब्रैडली ठीक है और सुरक्षित है। ज़ुरी के साथ एक नाव चलाने वाला भी आया था। लिंडा ने अपने साथ रखे आमों का थैला उठाया तो नाविक बोला कि बोट पर बहुत सारा खाना है, इन जंगली फलों की जरूरत नहीं है। पर लिंडा ने ठंडे लहजे में कहा, ये मेरी मेहनत है, मैं इसे यही नहीं छोड़ सकती। ब्रैडली के पास पहुंचने से पहले लिंडा ने बातों बातों में उनसे ये पक्का कर लिया कि क्या उनके पीछे कोई और भी आ रहा है। जब नाविक ने साफ कर दिया कि सिर्फ वे दोनों ही यहां आए हैं तो लिंडा के दिमाग में शैतानी खेल शुरू हो गया। वो उन दोनों को ब्रैडली के पास ले जाने के बजाय उसी ऊंची और जानलेवा पहाड़ी की तरफ ले गई जहां से वो खुद गिरते गिरते बची थी। पहाड़ी के सबसे सकरे मोड़ पर पहुंचकर लिंडा ने अपने जूतों का फीता बांधने का नाटक किया और रुक गई। ज़ुरी जैसे ही आगे बढ़ी उसका पैर फिसला और वो सीधे खाई की ओर गिर गई। नाविक चिल्लाया और उसे बचाने के लिए नीचे की ओर झुका। उसने पूरी ताकत लगा दी पर वो ज़ुरी का भार नहीं संभाल पा रहा था। उसने गिड़गिड़ाते हुए लिंडा से मदद मांगी, लिंडा जल्दी आओ, हाथ बढ़ाओ वरना हम दोनों गिर जाएंगे। लेकिन लिंडा अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। वो बस पत्थर की मूरत बनी उन्हें मरते हुए देखती रही। कुछ देर बाद लिंडा बहुत ही शांत चेहरे के साथ ब्रैडली के पास पहुंची, जैसे वो सिर्फ फल तोड़ने गई हो। उसने ब्रैडली को ज़ुरी के आने या उस हादसे के बारे में एक लफ्ज भी नहीं बताया। वो चुपचाप समंदर के किनारे जाकर बैठ गई। बेचारा ब्रैडली, उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी उम्मीद, उसकी ज़ुरी, कुछ ही दूरी पर मौत की नींद सो चुकी है और उसका कातिल उसके ठीक सामने बैठा है। लिंडा दिन भर गुमसुम लेटी रही। जब ब्रैडली ने किसी काम के लिए उसकी मदद मांगी तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। ब्रैडली मन ही मन सोच रहा था कि वो लड़की जो काम करने के बहाने ढूंढती थी आज इतनी आलसी और अजीब क्यों हो गई है। उसे रत्ती भर भी भनक नहीं थी कि वो आइलैंड पर फंसा नहीं है बल्कि लिंडा की कैद में है। रात के सन्नाटे में लिंडा को समंदर किनारे कुछ हलचल महसूस हुई। अंधेरे में उसे एक डरावनी लड़की की हलचल दिखी। उसकी तरफ आती लड़की ज़ुरी थी। वो बहुत ही अजीब और खौफनाक तरीके से लड़खड़ा कर चल रही थी। उसने लिंडा से पूछा कि वो उसे क्यों मारना चाहती थी। लिंडा पसीने से तरबतर थी, लेकिन तभी पता चला कि ये सिर्फ एक भयानक सपना था। ज़ुरी का खून करने के बाद से लिंडा का दिमाग पूरी तरह डिस्टर्ब हो चुका था। वो अंदर ही अंदर खुद को खो रही थी। अगली सुबह ब्रैडली शिकार करने की कोशिश कर रहा था। तभी झाड़ियों में कुछ आहट हुई और सुअर भाग गया। लेकिन जैसे ही उसकी नजर जमीन पर पड़ी उसे एक हाथ दिखाई दिया। उस हाथ में मौजूद अंगूठी देखते ही ब्रैडली के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो ज़ुरी थी। ब्रैडली का दिल पूरी तरह टूट गया और वो तुरंत समझ गया कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि लिंडा का किया हुआ कत्ल है। गुस्से में पागल ब्रैडली सीधा बीच पर लिंडा के पास पहुंचा। उसने कड़े लहजे में पूछा, क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो? लिंडा ने अनजान बनने का नाटक किया, पर जैसे ही ब्रैडली ने ज़ुरी की वो अंगूठी दिखाई, लिंडा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने हकबकाते हुए कहा कि वो एक एक्सीडेंट था, उसने कुछ नहीं किया। लेकिन ब्रैडली ने गरजते हुए कहा, एक्सीडेंट? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? और ये एक्सीडेंट भी बिल्कुल वैसा ही था ना जैसा तुम्हारे पति का हुआ था। तुमने पहले उसे मारा और अब ज़ुरी को।
लिंडा डर गई और उसने तुरंत अपना चाकू ढूंढा, पर ब्रैडली उसे पहले ही कब्जे में ले चुका था। अब ब्रैडली उसे छोड़ने के मूड में नहीं था। जान बचाने के लिए लिंडा आइलैंड के घने जंगल के अंदर भाग गई। दोनों के बीच बिल्ली और चूहे का खेल शुरू हुआ। तभी अचानक लिंडा ने पीछे से ब्रैडली पर हमला कर दिया। दोनों के बीच एक बेहद खौफनाक और जबरदस्त लड़ाई हुई। लिंडा ने जंगली जानवर की तरह ब्रैडली का कंधा चबा लिया, तो जवाब में ब्रैडली ने अपनी पूरी ताकत से लिंडा की आंख को दबा दिया, जैसे आंख बाहर आने को हो। दर्द से कराहती लिंडा के हाथ कहीं से वही चाकू लग गया और उसने ब्रैडली पर जोरदार वार किया। इसलिए जख्मी ब्रैडली वहां से जान बचाकर भाग गया। लिंडा ने अपनी चोटिल आंख से देखा कि ब्रैडली उसी एक्स आकार वाली चट्टान की तरफ भाग रहा है, जहां जाने से लिंडा ने उसे सख्ती से मना किया था। ब्रैडली जैसे ही उसके पीछे पहुंचा, उसकी आंखों के सामने एक आलीशान मॉडर्न विला खड़ा था। वो गिरता पड़ता किसी तरह घर के अंदर दाखिल हुआ, जहां ऐशो आराम और खाने पीने की हर चीज मौजूद थी। तभी पूरे घर के स्पीकर्स में लिंडा की आवाज गूंजी। वो कंप्यूटर रूम से कैमरों के जरिए ब्रैडली की हर हरकत पर नजर रख रही थी। लिंडा ने एक ऐसा खुलासा किया जिसने ब्रैडली की रूह कपा दी। उसने बताया कि वे बहुत पहले ही बचाए जा सकते थे। उसने एक बोट को देख लिया था, लेकिन उसने जानबूझकर मदद नहीं मांगी। उस बोट में विला के केयरटेकर सामान लेकर आए थे। इस विला में उसने ये विला देखा और फैसला कर लिया इस आइलैंड पर रहने का, और वो चाकू भी उसे यही मिला था। दरअसल लिंडा दुनिया के तानों और उस जहरीली कॉर्पोरेट लाइफ से तंग आ चुकी थी। वो चाहती थी कि इस आइलैंड पर सिर्फ वो और ब्रैडली रहें, जहां पूरा कंट्रोल लिंडा का हो। जिस तरह ऑफिस में ब्रैडली परफेक्ट होने का नाटक करके उसे नीचा दिखाता था, लिंडा यहां वही दर्द ब्रैडली को देना चाहती थी। जब जुरी उसे बचाने आई तो लिंडा का यह सपना टूटता दिखा, इसलिए उसने चालाकी से उन्हें पहाड़ी पर ले जाकर पत्थरों से मारकर नीचे फेंक दिया। फिर अचानक लिंडा कमरे में दाखिल हुई। उसके हाथ में लोडेड बंदूक थी। ब्रैडली ने मौत को सामने देखकर घुटने टेकने का फैसला किया। उसने बहुत ही प्यार से लिंडा की तारीफ करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि जिस तरह लिंडा ने उसका ख्याल रखा, वैसा आज तक किसी ने नहीं किया। वो बोला, मुझे अब कोई शिकायत नहीं है लिंडा, चलो इस आइलैंड के राजा रानी बनकर यही रहते हैं हमेशा हमेशा के लिए। लिंडा को पहले तो यकीन नहीं हुआ, पर ब्रैडली की चिकनी चुपड़ी बातों ने उसका दिल पिघला दिया। दोनों ने एक दूसरे को दिए जख्मों के लिए माफी मांगी। माहौल भावुक हो गया था, लेकिन तभी लिंडा की नजर पास रखी एक मूर्ति पर पड़ी, जिसका सींग गायब था। इससे पहले कि लिंडा कुछ समझ पाती, ब्रैडली ने वही नुकीला सींग से लिंडा पर वार किया। तब लिंडा ने जवाब में एक पोलो स्टिक उठा ली, लेकिन अब ब्रैडली के पास बंदूक थी। वो चिल्लाया कि वो एक कातिल के साथ कभी नहीं रहेगा। गोली चला दी, पर किस्मत से बंदूक खाली थी। गुस्से और पागलपन में अंधी हुई लिंडा ब्रैडली पर टूट पड़ी। उसने आओ देखा न ताओ ब्रैडली पर इतने वार किए कि उसका खेल हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इसके बाद हम लिंडा को 1 साल बाद देखते हैं। अब वो ऑफिस की कोई मामूली एम्प्लॉय नहीं, बल्कि एक मशहूर सेलिब्रिटी बन चुकी है। एक शानदार गोल्फ कंपटीशन में उसे बतौर चीफ गेस्ट बुलाया गया है। दुनिया उसे एक सर्वाइवल हीरो की तरह देखती है, जिसने मौत को मात देकर उस वीरान आइलैंड पर हफ्तों गुजारे थे। लिंडा मुस्कुराते हुए बस एक बात कहती है, दुनिया में कभी कोई आपकी मदद के लिए नहीं आएगा। अगर बचना है तो अपनी मदद खुद करना सीखो। आज लिंडा के पास सब कुछ है, दौलत, शोहरत और एक आलीशान गाड़ी। जैसे उसको मेहनत के बाद भी सक्सेस नहीं मिली, लेकिन उसने किसी को मदद की उम्मीद नहीं रखी, बल्कि खुद अपनी किस्मत चमका दी। इसी के साथ इस रोमांचक कहानी का अंत होता है। उम्मीद है आपको ये थ्रिलर फिल्म की कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और भी बेहतरीन और सस्पेंस से भरी फिल्मों की एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।